आज सुबह से जब से हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तब से कई पत्रकार साथियों के, अन्य साथियों के फोन आ रहे हैं कि आज किसका खुलासा है। कोई कह रहा है शीला दीक्षित जी हैं, कोई कह रहा है आनंद शर्मा जी हैं, मोदी जी हैं, अलग अलग नाम आ रहे हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हमारा देश बहुत ही साधन संपन्न है। हमारे देश में हर तरह की प्राकृतिक सुविधाएं हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, वन हैं, आयरन ओर है, कोयला है, तेल है, गैस है, हर तरह की चीज है। उसके बावजूद इतनी महंगाई है, उसके बावजूद लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। तो जो खुलासा आज हम करने जा रहे हैं वो ये दिखाता है कि किस तरह से हमारे देश के कुछ उद्योगपति, कुछ नेताओं के और अफसरों के साथ मिलकर इस देश को लूटने के अंदर लगे हुए हैं। वो ये दिखाता है कि हमारे देश के अंदर महंगाई का असली कारण क्या है। वो ये दिखाता है कि महंगाई के जो कारण दिए जाते हैं, अभी कल ही अखबार में पढ़ रहे थे, आरबीआई का सीआरआर रेट कुछ होता है, कुछ वो कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, अब इससे महंगाई कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ा दी, कम कर दी, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन असली कारण क्या है महंगाई का, उसका खुलासा आज हम कर रहे हैं। और अगले भी कुछ खुलासे इसी के ऊपर होंगे कि महंगाई का असली कारण क्या है। तो आज की बात हम शुरू करें उसके पहले हम दो आधे मिनट की ऑडियो क्लिप सुनाना चाहते हैं। ये ऑडियो क्लिप राडिया टेप्स की है। राडिया टेप आपको सबको याद है, ये उस समय के टेप हैं और उस लेडी के हैं। नीरा राडिया मुकेश अंबानी और रतन टाटा की पेड लॉबिस्ट थी। और ये टेप जब बाहर निकले तो उसे ये पता लगा कि किस तरह से नीरा राडिया अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर पूरा जी तोड़ कोशिश कर रही थी कि किन लोगों को कौन सी मिनिस्ट्री मिले, किन लोगों को ना मिले। अब तो हम आपको ऑडियो क्लिप सुनाने जा रहे हैं। ये नीरा राडिया, एक कॉन्वर्सेशन है उसका छोटा सा क्लिप। नीरा राडिया और रंजन भट्टाचार्य जो वाजपेयी जी के दामाद थे, जिनके बारे में हाल में दिग्विजय सिंह साहब ने बोला कि हमको इनके बारे में बहुत कुछ पता है लेकिन हम लोग एक दूसरे का खुलासा नहीं करते। इनके बीच में जो बात हो रही है आप गौर से सुनिएगा। सिर्फ एक मिनट के दो क्लिप्स आपको सुना रहे हैं। The family guys are okay to get MOS, provided this Maran boy does not get cabinet, right? And there are people outside the family and outside the Congress who are pushing for Maran, right? And Sunil is one of them. Listen, I mean, talking to Sunil is no point because obviously he's got this thing. Between you and me, I have a great line into Ghulam Nabi or whatever he counts. But then I am sending him a message this morning. I told Bukit Doctor to speak to him and tell him to speak to Kani because Kani was taken directly to her father. They really faulted themselves because they could have got away with 2 cabinets. अब 3 देने पड़ेंगे। ये पहली क्लिप हो गई जिसमें कि ये कह रहे हैं Very happy. मेरा छोड़ो क्या क्यों, आप क्या है ठीक है, मतलब वन थिंग आई शो समबडी इमोशन। अगर आपका तो सब काम हो गया, मोटू नहीं आया, ये नहीं हुआ, तो कहता है यार राइट, आप कांग्रेस अपनी दुकान पे है। Why is Balban not coming?
देखिए, ये जो 2 क्लिप्स आपने सुनी, इसमें पहले तो रंजन भट्टाचार्य नीरा राडिया से कह रहे हैं, ये बात हो रही है कि डीएमके की फैमिली किसको कैबिनेट में चाहती है, किसको नहीं चाहती। दयानिधि मारन को नहीं चाहती, राजा को चाहती है। और नीरा राडिया उनसे कह रही हैं कि कांग्रेस वालों को सीधी फैमिली से बात करनी चाहिए, क्योंकि कुछ और लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि दयानिधि मारन कम्युनिकेशन मिनिस्टर बन जाएं, जिनको नहीं चाहती थी, जिनको उनके क्लाइंट नहीं चाहते थे। इस पर रंजन भट्टाचार्य, जो वाजपेयी जी के दामाद हैं, वो कहते हैं कि मेरी गुलाम नबी आजाद से बड़ी अच्छी सेटिंग है और मैं गुलाम नबी आजाद के थ्रू कांग्रेस की लीडरशिप को यह बता दूंगा कि आप इस मामले को कैसे अप्रोच करिए। उसके बाद जो दूसरी क्लिप आपने सुनी, उसमें यह बात हो रही है कि वो पूछ रहे हैं नीरा राडिया से कि मुकेश अंबानी खुश है ना, कि अब फिर कहते हैं कि मैं उससे मिला था तो मैंने बोला कि खुश होना, तुम्हारी तो सब बात मान ली गई। तो हूं हां करने लगे और उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ भाई, अब कांग्रेस तो अपनी ही दुकान है। तो अब ये जो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं दिखाता है कि केवल कांग्रेस ही उनकी दुकान नहीं है, कई सारी बीजेपी भी उन्हीं की जेब में है, कांग्रेस भी उन्हीं की जेब में है। सन 2000 में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एनडीए सरकार ने, जिसमें भाजपा अहम हिस्सा थी, उन्होंने केजी बेसिन में गैस निकालने का ठेका रिलायंस वालों को दिया। क्यों दिया गया ठेका? इसलिए दिया गया कि हमारे देश में गैस और तेल बहुत ज्यादा आयात करना पड़ता है। हालांकि हमारे देश में गैस के बहुत बड़े भंडार हैं, तेल के भंडार हैं, इसके बावजूद हमें आयात करना पड़ता है। उम्मीद थी कि रिलायंस सस्ते में, जल्दी और ज्यादा से ज्यादा तेल और गैस निकालेगा। और एक डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि 11th प्लान तक, 2010 तक हमारा देश गैस के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा गैस के मामले में। ऐसी उम्मीद की गई थी और रिलायंस को यह ठेका दे दिया गया था। 2000 से लेके आज तक रिलायंस ने केवल मनमानी और दादागिरी करने के सिवा कुछ नहीं किया। 2004 में रिलायंस ने कहा कि हम लोग $2.25 प्रति यूनिट के हिसाब से 17 साल के लिए गैस देंगे। पिछले 2000 से लेके आज तक का इतिहास ये दिखाता है कि इन्होंने दादागिरी करने के सिवा कुछ नहीं किया और भारत सरकार इनके सामने बिल्कुल बेबस नजर आती है। तो 2004 में इन्होंने कहा कि हम 17 साल तक $2.25 प्रति यूनिट के हिसाब से एनटीपीसी को गैस सप्लाई करेंगे। लेकिन इनकी मंशा ही खराब थी। 17 साल तो होना दूर था, 2 साल के अंदर ही 2007 में इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं देते $2.25 में, $2.25 में, हमें तो $4.25 चाहिए। अब एक जिम्मेदार सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? एक जिम्मेदार सरकार को उनको कोर्ट में घसीटना चाहिए था या उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना चाहिए था। लेकिन 2007 में प्रणब मुखर्जी साहब की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया और कहा गया कि $4.25 के हिसाब से आप गैस दे दीजिए। उन्होंने $4.25 मांगा रिलायंस वालों ने और सरकार ने कहा ठीक है, आप $4.25 के हिसाब से 2014 तक ये गैस दे दीजिए। ऐसा क्यों किया सरकार ने? 2.25 से 4.25 पे क्यों मानी सरकार? ऐसा तो नहीं है कि सरकार में सारे समाज सेवी बैठे हैं। रिलायंस को फायदा क्यों पहुंचाया?
जरूर रिलायंस ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी मंत्री की जेब भरी होगी, इसीलिए पहुंचाया। तो 2007 में तो ये हुआ था कि 2014 तक $4.25 के हिसाब से गैस दी जाएगी, लेकिन 2014 तो अभी आया ही नहीं है। 2010 से ही रिलायंस ने दबाव डालना चालू किया कि $4.25 नहीं, हमें तो $14.25 चाहिए। $14.25 के हिसाब से आप हमें गैस दीजिए, हम आपको गैस देंगे। तब से लगातार ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि आप $14.25 प्रति यूनिट, 2010 से उन्होंने प्रेशर डालना चालू किया। अगर $14.25 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस ली जाती है इनसे, तो गैस से जो बिजली बनाई जाती है वो आज मोटे मोटे तौर पे ₹3 यूनिट के हिसाब से बनती है, वो ₹7 यूनिट हो जाएगी। लोगों को बिजली ₹7 यूनिट के हिसाब से देनी पड़ेगी। देश के अंदर जो खाद बनती है किसानों के लिए, उसके दाम 2 से 3 गुना बढ़ जाएंगे। इसीलिए जयपाल रेड्डी जी ने कहा कि हम आपकी बात नहीं मान सकते, हम आपको $14.25 नहीं दे सकते। जयपाल रेड्डी जी ने एक नोट बनाया, उस नोट की कॉपी अभी हम आपको देंगे। उस नोट में उन्होंने लिखा कि अगर इनको $14.25 दे दिए तो देश को 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा और रिलायंस को 45,000 करोड़ रुपए का 2 साल में फायदा होगा। तो जयपाल रेड्डी जी ने कहा कि इनको ये नहीं दिया जाना चाहिए और उसकी सजा जयपाल रेड्डी जी को भुगतनी पड़ी। उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। इसके बाद रिलायंस ने उसी दौरान एक और चाल चली। रिलायंस ने कहा था हमारे देश की टोटल गैस की डिमांड 15 करोड़ यूनिट है, 15 करोड़ यूनिट की खपत होती है हमारे देश में गैस की। रिलायंस उसका 50% डिमांड पूरा करना था। उनको 8 करोड़ यूनिट गैस सप्लाई करनी थी, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था। जब उनको 2000 में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसके बाद जो उनसे एग्रीमेंट्स बाद में किए गए, तो 2010 तक आते आते रिलायंस को 8 करोड़ यूनिट गैस की सप्लाई करनी थी। 2012 उसकी बजाय रिलायंस ने ब्लैकमेलिंग करनी चालू की। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी। उन्होंने 8 करोड़ यूनिट के बजाय केवल 2 करोड़ यूनिट गैस सप्लाई शुरू कर दी। 2 करोड़ यूनिट गैस सप्लाई करनी चालू कर दी और उनका कहना था कि हम तो $14.25 पे ही गैस देंगे, लेनी है तो नहीं लेनी है तो मत लो। रिलायंस की इस दादागिरी की वजह से हमारे देश के 9000 मेगावाट के गैस बेस्ड पावर प्लांट्स लगभग बंद हो गए, आइडल पड़े हैं, खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको गैस नहीं मिल रही है। और अगर वो विदेश से गैस लेते हैं तो गैस के पावर के दाम इतने बढ़ जाते हैं कि वो गैस उनको बेचनी मुश्किल हो जाएगी। जब रिलायंस ने यह करना चालू किया, उन्होंने अपनी गैस की प्रोडक्शन कम की और गैस की उन्हें होर्डिंग चालू कर दी। जैसे चावल, दाल, गेहूं की होर्डिंग करते हैं ना, ये जितने टुच्चे दलाल होते हैं वो की दलाली शुरू कर देते हैं, होर्डिंग कर देते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। उसी तरह से रिलायंस वालों ने गैस की होर्डिंग चालू की। तो जयपाल रेड्डी जी ने इनको नोटिस भेजा कि आपके ऊपर 7,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई जाती है और उसका खामियाजा आज जयपाल रेड्डी जी को भुगतना पड़ रहा है। यह ठेका बीजेपी ने साइन किया था 2000 में रिलायंस वालों के साथ। यह ठेका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी भी धंधे के अंदर अगर आपकी कॉस्ट बढ़ती है तो नेचुरल है कि प्रॉफिट भी कम होगा। कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा। यह एक नए तरीके का एग्रीमेंट था जिसमें अगर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और प्रॉफिट कई गुना बढ़ेगा। और कॉस्ट कितनी होगी ये रिलायंस तय करेगा। मतलब यह है कि अगर आप ₹1 लगाओगे तो आपको बदले में ₹2.25 मिलेंगे। अगर आप ₹10 लगाओगे तो ₹22 मिलेंगे। अगर आप ₹20 लगाओगे तो ₹44 मिलेंगे। ऐसा धंधा तो पूरी दुनिया में कभी नहीं देखा।
कि आप कॉस्ट लगाते जाओ और आपको मुनाफा मिलता जाए, कॉस्ट बढ़ाते जाओ मुनाफा मिलता जाए। और कॉस्ट कितनी लगेगी आप ही तय करोगे। तो पहले रिलायंस वालों ने कहा 2004 में कि हम 12,000 करोड़ लगाएंगे। उसके 2 साल के अंदर उन्होंने कहा नहीं हम 45,000 करोड़ लगाएंगे। लेकिन इनको मिनिस्ट्री से सैंक्शन लेनी थी और उस टाइम मंत्री कौन थे? मणिशंकर अय्यर। वो भी जयपाल रेड्डी की तरह थे, मानने वाले नहीं थे। तो उनको हटाया गया और मुरली देवरा को लाया गया। मुरली देवरा जी कहा जाता है कि रिलायंस के आदमी, हमें नहीं पता। मुरली देवरा जी ने आते ही महीने 1.5 महीने के अंदर रिलायंस का पूरा प्रपोजल पास कर दिया। ठीक है 45,000 करोड़ लगा दो। 45,000 करोड़ लगाने का मतलब था कि रिलायंस को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। 1 लाख करोड़ रुपए। अगर वो 45 है, 2.2 का रेशो है। अगर 1 रुपया लगाते हो तो 2.25 रुपए मिलेंगे, 10 रुपए लगाते हो तो 22 रुपए मिलेंगे, 20 रुपए लगाते हो तो 44 रुपए मिलेंगे। 2.25 का रेशो है। तो अगर 45,000 करोड़ रुपए मुरली देवरा जी ने इनको अलाउ किया तो इसका मतलब 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा रिलायंस को पहुंचाया। सीएजी ने बोला है कि ये गोल्ड प्लेटिंग है, जानबूझ के ज्यादा दाम दिखाए जा रहे हैं, इतने दाम लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसी शंका है कि अगर 10 रुपए का सामान है तो वो 100 रुपए में खरीदा हुआ दिखाया जाता है। बड़ी मजे की बात यह है कि रिलायंस ने 1 या 2 कंपनियां आई हैं जिनसे सारा सामान खरीदा है। सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट है। उसकी भी अभी हम लिस्ट देने वाले हैं आपको कि किन कंपनियों से रिलायंस ने सामान खरीदा। उन्हीं से सारा सामान खरीदा हुआ है। उनके साथ रिलायंस का क्या रिश्ता है, इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी कहते हैं हम 45,000 करोड़ रुपए लगाएंगे, उस कंपनी को 45,000 करोड़ दे दिया और पिछले दरवाजे से इतना पैसा वापस ले लिया। सीएजी ने भी बोला है, ये सीएजी ने भी बोला है। और सीएजी की रिपोर्ट की कुछ अंश आपको दे रहे हैं। पूरी की पूरी सीएजी रिपोर्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर है। 2004 में इन्होंने कहा एनटीपीसी को कि 17 साल के लिए हम लोग आपको $2.25 प्रति यूनिट पे गैस देंगे। और 2 साल के बाद प्रणब मुखर्जी साहब की कमेटी ने कहा कि नहीं भाई $2.25 नहीं, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, $4.25 में एनटीपीसी को खरीदना चाहिए, वो पब्लिक इंटरेस्ट में। हमें तो समझ नहीं आया कि अगर कोई सस्ते में माल खरीदे वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, कोई महंगे में माल खरीदे वो पब्लिक इंटरेस्ट में। एनटीपीसी ने एग्रीमेंट साइन किया रिलायंस के साथ। रिलायंस ने कहा हम $2.25 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस देंगे। 2 साल के बाद प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि नहीं, एनटीपीसी को इनसे $2.25 में नहीं $4.25 में खरीदनी चाहिए गैस, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। एनटीपीसी रोता गिड़गिड़ाता मरता पिटता रह गया, लेकिन एनटीपीसी की बात नहीं मानी। इस एक निर्णय की वजह से प्रणब मुखर्जी साहब ने 10,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा दिया रिलायंस को। 10,000 करोड़ रुपए का। और इनकी कॉस्ट कितनी है? रिलायंस जो ये गैस बना रहा है इसकी कॉस्ट कितनी है? ये बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जजमेंट में लिखा हुआ है, उसकी कॉपी भी अभी हम देने वाले हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है भाई ये जो $2.25 है इसमें इनकी कॉस्ट भी है और इनका प्रॉफिट भी काफी है। काफी प्रॉफिट है इन लोगों का। क्योंकि जब उन्होंने एनटीपीसी को 2004 में कहा कि हम 17 साल के लिए आपको गैस देंगे, तो यकीनन रिलायंस वाले इतने बेवकूफ तो है नहीं, तो इसका मतलब 17 साल तक उनको उम्मीद थी कि उसमें प्रॉफिट कमाएंगे वो। 17 साल 2020 तक अगर वो $2.25 पे गैस देते एनटीपीसी को तो प्रॉफिट कमाते कॉस्ट निकालने के बाद। फिर वो कहते हैं हम $2.25 पे देंगे, अब कह रहे हैं हम $14.25 पे देंगे। तो ये तो लालच है और कुछ नहीं है, तो लालच है, सीधा सीधा लालच है। ओमान के अंदर भारत के कुछ ऑयल फील्ड्स हैं, वहां से हमें $1 पे गैस मिल रही है हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को। कनाडा के अंदर $2.25 प्रति यूनिट की गैस है। तो ये रिलायंस वालों को $14.25 क्यों चाहिए? और इनको ये जो गैस फील्ड दिए गए थे, ये गैस तो हमारी है, इस देश के लोगों की है गैस। ये गैस के फील्ड इनको मालिकाना हक नहीं दिया गया था। हमने तो कहा था भाई तुम इस गैस को निकालो और देश के लिए इसको इस्तेमाल करो। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे मैं
एक ड्राइवर रख लूं, उसको कहूं भाई तू ड्राइवर को गाड़ी चला। इन्होंने क्या किया, पिछले साल उन गैस फील्ड का 30% हिस्सा ब्रिटिश पेट्रोलियम को बेच दिया 35,000 करोड़ रुपए में। ये तो वही हुआ कि मैं गाड़ी खरीदूं और ड्राइवर को दूं और ड्राइवर मेरी गाड़ी बेच के आ जाए कल। 30%, और वो भी 21 वेल्स में से 29 में से 21 ऑयल ब्लॉक्स जो हैं उनका 30% बेचा 35,000 करोड़ रुपए का, और भारत सरकार ने अलाउ कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे भारत सरकार एजेंट है। इस देश को मनमोहन सिंह नहीं चला रहे, मुकेश अंबानी चला रहे हैं। मुकेश अंबानी ने जो कहा ना कि कांग्रेस तो हमारी दुकान है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, गलत नहीं कहा। सीएजी बार बार कह रहे हैं ऑडिट करा लो, ऑडिट करा लो, ऑडिट करा लो, परफॉर्मेंस ऑडिट करा लो। वो कहते नहीं, ऑडिट नहीं कराएंगे, ऑडिट करा ही नहीं रहे, वो मना करते हैं लगातार। अब मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बताता हूं। इन्होंने शुरू में कहा था कि हम $2.25 बिलियन पे ये काम करेंगे, और 2 साल के अंदर इन्होंने इसकी कीमत बढ़ा के $9 बिलियन, $1.8 बिलियन, 4 गुना दाम बढ़ गए। 4 गुना दाम 2 साल के अंदर। कोई अगर सरकारी डिपार्टमेंट करता ना तो मीडिया वाले खा जाते हैं उनको बच्चा जवाब कि देखो साहब कॉस्ट एस्केलेशन हो गया, बिल्कुल गलत लोग हैं, इंजीनियर खा गया पैसे, ये खा गया पैसे। रिलायंस वालों से कोई नहीं पूछता। 2004 से 2006 के बीच में 2 साल के अंदर $2 बिलियन का एक्सपेंस बढ़ के $9 बिलियन हो जाए तो ये कोई हंसी खेल नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा हम गैस $2.25 पे देंगे, फिर 2 साल बाद बोले नहीं हम तो $4.25 पे देंगे, अब कहते हैं नहीं हम तो $14.25 पे देंगे। 8 करोड़ यूनिट गैस, 8 करोड़ यूनिट गैस बनाने का ये ठेका था, प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, और आज 12 साल के बाद ये वहां पे केवल 3 करोड़ यूनिट बना रहे हैं। अगर कोई पब्लिक सेक्टर ऐसे करता तो उसको कच्चा चबा जाते। और इनको आज तक 31 तेल के कुएं, गैस के कुएं बनाने थे जो कि फंक्शनल, जिसमें प्रोडक्शन चालू होनी चाहिए थी, उसमें से केवल 13 कुएं आज काम कर रहे हैं। 31 में से केवल 13 कुएं। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा होर्डिंग कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, गैस की जमाखोरी कर रहे हैं कि सरकार जिस दिन 14.25 करेगी उसी दिन देंगे हम, नहीं तो हम नहीं देते। और सरकार बेबस है, मनमोहन सिंह बेबस हैं। ये स्कैम वैसे ही है जैसे कोयले का घोटाला हुआ था। कोयले के अंदर कहा कि भाई देश के अंदर कोयले की बड़ी कमी है, कोयले की जरूरत है, कोयले की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो प्राइवेट सेक्टर को बुलाओ। प्राइवेट सेक्टर आएगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। सारे औने पौने दाम में कोयले की दुकानें, कोयले की खदानें बांट दी, और वो प्राइवेट सेक्टर वालों ने 1 टन कोयला भी नहीं बनाया। 5 साल हो गए, कोयले के खदाने लेके बैठ गए। जब कोयले का दाम बढ़ेगा तो खदाने ही बेच देंगे, कोयला निकाल के क्या करेंगे। वही यहां पे तेल का हुआ, गैस का हुआ। गैस की खदाने लेके बैठ गए, और जब तक दाम नहीं बढ़ाओगे तब तक हम, कोई तेल की और कोई गैस की कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ी हमारे देश की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया इस दौरान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछले 2 साल से रिलायंस वाले जयपाल रेड्डी जी के पास कई बार गए कि $14.25 कर दीजिए साहब गैस का दाम, $14.25। जयपाल रेड्डी नहीं माने। ईकॉम के पास गए, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास, वो भी नहीं माने। फिर ये प्रधानमंत्री के पास गए, प्रधानमंत्री ने तुरंत इनकी बात सुनी। प्रधानमंत्री के अंदर बहुत दया है रिलायंस वालों के लिए। उन्होंने तुरंत इनकी बात सुनी। उन्होंने कहा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को, भाई अटॉर्नी जनरल की ओपिनियन ली जाए इसके ऊपर। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जब एनटीपीसी को रिलायंस ने $2.25 के ऊपर गैस देने का प्रॉमिस किया था, और जब रिलायंस वाले अपनी बात से 2 साल बाद मुकर गए, तब प्रधानमंत्री ने अटॉर्नी जनरल की ओपिनियन क्यों नहीं ली थी? जब रिलायंस वालों ने 8 करोड़ से कम करके प्रोडक्शन 3 करोड़ कर दी, तब प्रधानमंत्री ने अटॉर्नी जनरल की ओपिनियन क्यों नहीं ली थी? जब देश के हित ताक पे लगे होते हैं, तब प्रधानमंत्री अटॉर्नी जनरल की ओपिनियन क्यों नहीं लेते हैं? प्रधानमंत्री का दिल केवल रिलायंस वालों के लिए क्यों धड़कता है, इस देश के लोगों के लिए क्यों नहीं धड़कता? ये प्रश्न हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं।
और जयपाल रेड्डी की इन्हीं हरकतों की वजह से मुकेश अंबानी को गुस्सा आया और जयपाल रेड्डी जी को हटा दिया गया। ये सारी बातें दिखाती हैं कि हमारे देश के अंदर दाम क्यों बढ़ रहे हैं। हमारे देश के अंदर दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अब अगर $14.25 कर दी गई गैस की रेट, तो बिजली के दाम देश के अंदर बढ़ के ₹3 प्रति यूनिट से ₹7 प्रति यूनिट हो जाएंगे। इस देश के लोगों को तय करना पड़ेगा कि क्या रिलायंस की गैस के दाम $14.25 किए जाने चाहिए कि नहीं किए जाने चाहिए। जब एलपीजी पे सब्सिडी देने की बात आती है तो सरकार कहती है हमारे पास 35,000 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन जब रिलायंस को फायदा पहुंचाने की बात आती है तो 1 घंटे की मीटिंग के अंदर बैठ के ये लोग उसको 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा देते हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि इस देश की सरकार को चला कौन रहा है। टेलीकॉम मिनिस्टर अपॉइंट करना होता है तो टाटा और दूसरी टेलीकॉम कंपनी अपॉइंट करती हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर अपॉइंट करना होता है तो रिलायंस वाले अपॉइंट करते हैं। आप वोट चाहे बीजेपी को दे दो चाहे कांग्रेस को दे दो, देश तो रिलायंस वाले ही चलाते हैं, देश तो मुकेश अंबानी चलाते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस देश को बड़े बड़े बिजनेस हाउस चला रहे हैं। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी ना किसी दबाव में है, कहीं ना कहीं दबाव है बहुत गहरा उनके ऊपर, और या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। अब वो इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको समझ नहीं आ रहा हो कि हो क्या रहा है। समझ तो आ रहा है सब कुछ, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने फंसा लिया उनको पूरी तरह से। 2G के मामले में फाइलों पे साइन करा लिया उनसे, कोयला मामले में फाइलों पे साइन करा लिया उनसे, और एक बार फंस गए तो वो अब उनसे फाइलों पे साइन कराते जाएंगे कांग्रेस वाले। फंस गए हैं प्रधानमंत्री बुरी तरह से। आज जो नोट हम देने जा रहे हैं उसके लास्ट में ये लिखा है कि करप्शन की डेफिनेशन क्या है। करप्शन की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपने रिश्वत ली या नहीं ली। करप्शन की डेफिनेशन सेक्शन 13(1)(d) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये भी कहता है कि अगर आपने अपने पद का दुरुपयोग करके सामने वाले को फायदा पहुंचाया तब भी आपने भ्रष्टाचार किया। लगता है कि 2G मामले में, कोयला घोटाले में और इस तेल वाले मामले में प्रधानमंत्री सीधे सीधे सेक्शन 13(1)(d) की परिधि में आते हैं। तो आज हमारी ये मांग है कि रिलायंस की ब्लैकमेलिंग को, जमाखोरी को, दादागिरी को अब ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे तुरंत बंद किया जाए। रिलायंस के साथ जो भारत सरकार का केजी बेसिन में ठेका है उसको रद्द किया जाए और केजी बेसिन में ऐसी व्यवस्था की जाए, या तो ONGC को दिया जाए, ऑयल इंडिया लिमिटेड जिसको भी दिया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए कि देश को ज्यादा से ज्यादा गैस कम से कम दामों में, सस्ते से सस्ते दामों में मिल सके। इन सारे मामले का CAG से परफॉर्मेंस ऑडिट करवाया जाए। हमें एक शक होता है कि ये जो मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ है ये इलेक्शन को ध्यान में रख के तो नहीं हुआ कि अब कहीं मोइली साहब इनको $14.25 का रेट दे दें और बदले में रिलायंस वाले चुनाव के दौरान कांग्रेस का सारा खर्चा उठा लें, क्योंकि पैसा तो बहुत है, 45,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा इनको। हम देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि तय आपको करना है। अगर आप ₹7 प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली के बिल देने को तैयार हैं तो ठीक है, चुप रहिए, बैठे रहिए, और नहीं तो विद्रोह कीजिए। देश के अंदर लोगों को उठना पड़ेगा। खूब RTI एप्लीकेशन फाइल कीजिए मोइली साहब के यहाँ। मोइली साहब को छोड़िए मत, मोइली साहब को $14.25 का रेट मत देने दीजिए। RTI पे RTI देखते हैं क्या कि कैसे देते हैं वो $14.25। प्राइम मिनिस्टर में और ये जो आ गए नहीं, अब प्रशांत कुछ बताने चाहिए। I'll speak in English for the benefit of the English media here. As Arvind told you, we've been besieged with calls since the morning. Who's being exposed today? What we are exposing today is not an individual, but the working of the system today. The depths to which crony capitalism in this country has descended and the tentacles
of this crony capitalism, how far and wide they have spread, that today not only are decisions of policy, of law, of decisions like the prices of gas, etc., far from being dictated by considerations of public interest. Today they are being dictated by these large crony capitalists like Reliance for their commercial interest for looting this country. And the loot has gone to such an extent that from this loot, some industrial houses, some crony capitalists have become so powerful and have acquired such enormous control over the entire ruling establishment of the country that, as I said, they not only decide decisions of the government, policies of the government, but they even decide who will be in the cabinet, who will get what post. As the Radia tape showed, and as this episode of cabinet reshuffle shows, it is absolutely crystal clear that Mr. Jaypal Reddy has been shifted out of this ministry, petroleum ministry, only and only on account of वो प्रेस रिलीज बांट रहे हैं, भी दे देंगे, आके दे देंगे। प्रेस रिलीज बाद में मिल जाएगा आपको, अभी 10 मिनट में मिल जाएगा। We'll be finishing in 10 minutes. Only and only on account of this pressure of Reliance. This is the only reason why Mr. Jaypal Reddy has been shifted out of the cabinet. अच्छा दे दीजिए, फिर अब आपने सबको दे दिया है तो I'll resume after 5 minutes. Meanwhile, just कर दीजिए, अच्छा पीछे बैठ रहा है। Now, when this policy, how and why is this? How and why are such decisions of privatizing our natural resources such as oil and gas and iron ore and bauxite, etc. being taken? What is the rationale that the government gives for handing over our natural resources, which are public property, which belong to the people of this country? What is the rationale for handing them over to private corporations? The government says that, well, these people will invest money, FDI will come, and from that investment the country will benefit. Well, if you look at what has happened in all these sectors, the investment or the so-called investment that has been made in the sector of natural resources or natural resource exploitation, firstly, the bulk of that money is taken from the government itself. We saw that in Enron. More than two-thirds, 70% of the money for the Enron power plant was taken from government financial institutions. Same thing here. And the cost padding is such that in fact ONGC would have spent less money than our public financial institutions have spent or given to companies like Reliance for these kind of natural resource projects. And then we buy the same gas from them at several times the cost. As Arvind told you, the cost is less than $2 per MMBTU, and they are seeking to charge us more than $14 now. They are wanting to charge this country more than $14. It is exactly like DLF giving Robert Vadra 7 crores to buy that land and then within 2 months buying it back from Robert Vadra for 58 crores. What is the logic for this? Same thing that this government is doing. Giving them these oil fields, giving them this money, and then buying back that oil for several times the cost.
So it's absolutely clear that all this is being done because these crony capitalists are greasing the palms of those who are taking such decisions. And it is obvious from the fact that those ministers who resist this, like Mr. Jaypal Reddy, like Mr. Mani Shankar Iyer, are unceremoniously shifted out of those portfolios which are of interest to these people. The CAG report on, which is a performance audit on hydrocarbons. In fact, CAG was not permitted by Reliance to do an audit of Reliance. This was an audit done of the Ministry of Petroleum. And in this audit, some facts about this production sharing contract have come to light, which have been mentioned in the CAG report. And in this report, they have mentioned that firstly, this contract itself is totally flawed. They say the structure of the investment multiple based profit sharing formula, especially when there is a huge jump of Government of India's profit share from 28% to 85% on an investment multiple of 2.5 or more, is such that in certain scenarios an increase in capital expenditure up to a point could conceivably result in an increase in the contractor's share of profit petroleum despite a reduction in the total profit petroleum as well as the Government of India's share of profit petroleum. I mean, it's a fantastic thing that you inflate your costs, the total profits from this project will decrease, but the profits of Reliance will increase and the profits of Government of India will drastically decrease. We have done that calculation which is there in the note which has been supplied to you as to what kind of absurd consequences it leads to. And yet this kind of contract is signed by the Government of India. And that is why this CAG points out how large number, most of the contracts given by Reliance for procurement of oil rigs, etc., for various equipment worth billions of dollars, have been given on a single tender basis, mostly to just one company or one group of companies. And therefore that also shows this kind of gold plating, as it is called, wherein for increasing the production, for doubling the production, they say our costs will be quadrupled. So therefore, a very important question faces the people of this country today. Can this kind of crony capitalism be allowed to continue in this country where natural resources worth lakhs of crores are being handed over for a song to the cronies of the government, which have not just looted the public exchequer, but have created a corporate mafia, or have created a mafia in this country, which like a Frankenstein monster sits on top of the entire ruling establishment of this country. Can this kind of system be tolerated by the people of this country, or has the time come for cancelling all these contracts? Actually, even in accordance with the Supreme Court's judgment in the 2G spectrum case, all these contracts of natural resources which have been given away in this manner need to be cancelled, including all the coal block allocations, etc. And therefore the time has come for the people of this country to reclaim their resources, get them back for the people of the country, because the consequences otherwise are horrendous. They are not just consequences in terms of cost of fertilizer, power, gas, etc. The consequences are for democracy itself, because as I said, these crony capitalists have become a threat to democracy in this country. They preside and sit on top of the entire democratic system, the entire ruling establishment of this country. Any questions? उसमें उसकी खासियत ये थी,
आप खुद ही सोचिए कि किसी भी धंधे के अंदर अगर आपकी कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं? 2000 में जो बीजेपी ने रिलायंस के साथ करार साइन किया था, उसमें यह लिखा था कि जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ज्यादा मुनाफा मिलेगा। ये किस तरह का करार हुआ? तो पहला जो एग्रीमेंट था वही फॉल्टी था। और ये सीएजी ने खुद बोला अपनी रिपोर्ट में कि ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट का स्ट्रक्चर ही फॉल्टी है। पहले ये बताइए, केजरीवाल साहब देश का अपना बेवकूफ। एक मिनट उनको बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए उनको। करिए क्वेश्चन करिए, 1 मिनट पूछने दीजिए उनको। पूछने दीजिए उनको, पूछ लीजिए। इतनी देर में तो वो पूछ ही लेते हैं, उनको पूछ ले दीजिए। हम उनके खिलाफ नहीं है। केजरीवाल, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं आम आदमी में दिल्ली देखता हूँ, मेरा खून जलता है। बोलने दीजिए उनको, इतनी देर में तो वो बोल ही लेते हैं। अरे भाई पूछने दीजिए उनको। हाँ जी, दे रहे हैं जवाब, आप पूछिए तो सही। हाँ बताइए। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। नहीं, 1 मिनट पूछने दीजिए। पूछिए। नहीं, गलत बात। आप बोलिए, बताइए। पूछिए तो सही, पूछिए। मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, मैं जवाब दे रहा हूँ इनका। एक मिनट बैठिए, मीडिया वाले अगर बैठेंगे। एक मिनट बैठ जाइए, मीडिया वाले अगर बैठेंगे। आप चलते रहिए, आप भ्रष्टाचार से लड़े, आगे की कार्रवाई चलाते हैं। यही होना है। बिहार में अगर ये बात होती तो बात होती।
So high drama at this Arvind Kejriwal expose part 3. There were fisticuffs. One man got up to ask questions, and then there was a fracas, fisticuffs with India Against Corruption activists. Arvind Kejriwal desperately trying to restore order at this press conference where let's once again listen in to Arvind Kejriwal. ये और बीजेपी के बीच की साठगांठ का खुलासा करेंगे तो आपके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा, ऐसे हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर इन लोगों को लगता है कि ये सब करके वो हमारी आवाज को दबा देंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। हम बोलते रहेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। You see, these documents which we have given you along with the press release and the documents which have been put out on the website, these documents are official documents, signed documents of the ministry, of the government, various authorities of the government. These have not so far been published, though some reports about many of these facts have appeared in different places at different times. But the ouster of Mr. Jayapal Reddy and these documents which show that he was resisting and actively resisting these two things, or doing these two things. One, resisting this price increase from $4.2 to $14 which Reliance was demanding. Secondly, penalizing them or seeking to penalize them for the willful reduction in the production of gas which was causing a huge loss to this country. It is because of this that he has been transferred. These documents show that, unequivocally established that he was fighting Reliance tooth and nail, that the Prime Minister in fact had been intervening on behalf of Reliance or virtually on behalf of Reliance, asking for the matter to be referred to the opinion of the Attorney General, then asking for the matter to be referred to the EGOM, etc. When normally the views of the Ministry of Petroleum should have been final in this matter. But yet, every effort is today also being made to somehow get the EGOM to revise the prices. It's not a change of stand. बेसिकली हम ये दिखा रहे हैं इस देश, सब कुछ अब इस देश के लोगों को तय करना है। हम तो कह ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस वालों ने फंसा लिया बुरी तरह से। 2G की फाइलों पे साइन करा लिए, कोयले की फाइलों पे साइन करा लिए, तेल की फाइलों पे साइन करा लिए। अब वो एक अपने हालात के शिकार हो चुके हैं। हमें नहीं लगता वो कुछ करने वाले हैं। तो ये सारी बातें आज हमने देश की जनता के सामने रखी हैं। देखते हैं सरकार क्या करती है। हमें उम्मीद नहीं है कि सरकार कुछ करेगी। अब जो कुछ भी करना है इस देश के लोग 2014 में ही करेंगे। लेकिन हम इस देश के लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि ये बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इन दोनों में से अगर किसी को भी आप सत्ता में लेके आए तो बहुत गड़बड़ होगी। क्या चीज? रिलायंस मामले में किसको ज्यादा गुनाहगार मानते हैं? नहीं, देखिए दोनों गुनाहगार हैं। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बीजेपी के टाइम में दिया गया और वो कॉन्ट्रैक्ट में ही इसकी जड़ थी, इसके बीज थे कि इस तरह की प्रॉब्लम होएगी कि वो लोग अपनी कॉस्ट बढ़ाएंगे
कॉन्ट्रैक्ट ही इस तरह से बनाया गया कि अपनी कॉस्ट को नाजायज तरीके से बढ़ाने में उन्हीं को फायदा था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उनको कॉस्ट बढ़ाने दिया गया, उनका दाम, गैस का दाम बढ़ा दिया गया और अब फिर से और दाम तिगना बढ़ाने की पूरी कोशिश या 3.5 गुना बढ़ाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। तो इसलिए दोनों गुनाहगार हैं। Thank you. The people of this country will challenge it. Wait for 2014. We need a complete system overhaul. अब बीजेपी और कांग्रेस से देश नहीं बच सकता, पूरे व्यवस्था को परिवर्तन करना पड़ेगा।